अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद की है क्योंकि जो 9 मई वाले मुल्ज़िमान थे उनको पहले 25 को और फिर दीगर भी जो थे यानी कि पूरे 85 मुल्ज़िमान को बाकायदा सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में सामने आई जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसको भी इस पर सज़ा बनती है, ये रिहाई बनती है, वो कर दी जाए फौजी अदालतों में जिन जिन के केसेस चल रहे हैं। आज नित नई बात ये थी कि जो प्रेसर था DGISPR का, उसमें ना सिर्फ 9 मई बल्कि 26 नवंबर का भी जो वाकया है उसका जिक्र किया गया और उसको बड़ा कैटेगोरिकली 9 मई के ही लेंस से और उसी के जुमरे में डालकर देखा गया। इसके ऊपर आई थिंक ये PTI के ऊपर या उनकी पूरी क़यादत के ऊपर एक ये नित नई फ्रेश सेट ऑफ एलिगेशंस हैं या एक इस तरह का उनके ऊपर मुकदमा है जो कि उनको डेफिनेटली आगे जाकर डिफेंड करना होगा इन डेज टू कम, क्योंकि अब तो 9 मई से आगे जाकर 26 नवंबर के भी एहतजाज को अगर इस लेंस से देखा जा रहा है तो इसके ऊपर भी PTI के ऊपर जाहिर है ऐसा लगता है कि एक फ्रेश, एक रिन्यूड उनके हवाले से एक पूरी चीज़ अब सामने है जो कि डेफिनेटली इट इज़ अप टू देम एज टू हाउ डू दे डिफेंड इट। इसके ऊपर बात करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको तो डील की पेशकश की जा रही है और किन अल्फाज में की जा रही है, क्या क्या उन्होंने इसके हवाले से कहा है, उनको डील के हवाले से क्या बताया गया है, ये बड़ी उनकी तरफ से एक इंकिशाफ उनकी तरफ से किया गया है। इस इंकिशाफ में कितना वजन है, कितनी हकीकत है, इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी होगा आज प्रोग्राम में। देखिएगा जो उनकी तरफ से फ़िलहाल मुज़ाकरात के हवाले से बात की जा रही है कि जो उनके एज़ पर हिम उनको जो फ्रेश एक डील की पेशकश की गई है। मुज़ाकरात को नाज़रीन मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, जो कि हुकूमती और PTI की मुज़ाकराती कमेटी है, मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए PTI ने 31 जनवरी की अब नई डेडलाइन दी है, यानी कि तकरीबन 1 महीने तक का ये टाइम है। 23 दिसंबर को स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का जो पहला दौर है वो हुआ था और इसके बाद फिर ये पूरी चीज़ का नया बैकग्राउंड है। 2 जनवरी नाजरीन ये अगली इसके ऊपर जो पेशरफ्त है वो है। 2 जनवरी 2025 को अगले इजलास में जो कि अब होने वाला है PTI अपने मुतालबात पेश करेगी। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा जो कि इस हवाले से काफ़ी बयानात वगैरह दे रहे हैं, का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करना चाहती है। साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि हमारा मुतालबा है कि बानी PTI को रिहा किया जाए। हमने बानी को बताया है कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे में है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए PTI के 31 जनवरी की डेडलाइन को संजीदा नहीं लेते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो कि हुकूमत के मुज़ाकराती कमेटी के रुकन भी हैं, वो कहते हैं कि हम बानी PTI के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालबात देखेंगे। कमेटियों ने पहले इजलास में खुद को बयानात से अलग रखने का फैसला किया। यानी कि अभी वो जो गवर्नमेंट की तरफ से बात आ रही है नाजरीन, वो ये आ रही है कि ये जब तक ये इमरान खान साहब की रिहाई वाली बात है, जब तक ये मीडिया में ही रहती है, तब तक हमारे लिए ये संजीदा नहीं है। तब तक नहीं संजीदा होगी जब तक फॉर्मली इनको मुतालबात में प्लेस PTI की तरफ से जब तक नहीं किया जाता है। दूसरी जानिब बानी PTI ने कहा है कि उन्हें डील करने का पैगाम मिला है, हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे और आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल कर देंगे। मैंने जवाब दिया कि पहले तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं तुम जेल में रह लूँगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूँगा, हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊँगा। इंटरेस्टिंगली नाजरीन, KP में मुंतकिल होने का एक जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का जो ये बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो भी सुन रहा है। याद रहे 23 दिसंबर को स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का पहला इन कैमरा इजलास हुआ था। पार्लियामेंट हाउस के कमरा नंबर 5 में हुआ, जिसमें हुकूमत के 7 और PTI के 3 जो अरकान थे वो शरीक थे। नाज़रीन, इस पे थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करेंगे और जावेद लतीफ़ साहब की एक बात आज बहुत अहम है इस हवाले से, क्योंकि हुकूमत से जब भी पूछा जाता है कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं तो क्या वो अपने आप को किसी तरह से प्रेशराइज्ड फील करते हैं या उनके मुज़ाकरात के अमल में एंटर होने की क्या वजह है। जिस हवाले से वो कहते थे हुकूमत वाले कि हम तो इनकी कभी भी इन जैसे लोगों से मुज़ाकरात का सोच भी नहीं सकते। हुकूमत हमेशा ये कहती है कि हम तो 2 साल से इनको कह रहे हैं मुज़ाकरात का, बल्कि तब से कह रहे हैं जब से खान साहब वज़ीर आज़म थे अस खुद। ये एक ऐसा है जैसे एक बंधा सा जवाब है जो कि हुकूमत की तरफ से तकरीबन हमेशा आता है जब भी ये सवाल किया जाता है। हुकूमत के अपने PMLN के बहुत देरीना साथी और सीनियर तरीन लीडर जावेद लतीफ़ साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, सुनिएगा। वक्त और अदारों के तर्जमान पाकिस्तानी कौम को बताएं कि ये जो मुज़ाकरात की आड़ में हमें भाषण दिया जा रहा है, हम पे दबाव डाला जा रहा है कि क्यों उसको रिहा किया जाए, और 3.5 सालों में उसने दुनिया के कौन कौन से इंटरेस्ट वॉच किए और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया।
ये खुल के कौम को बताना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए बाकायदा दबाव डाला जा रहा है। ये बड़ी अहम बात है, यानी कि वो कह रहे हैं कि दबाव है, लेकिन हुकूमत से जब हम उनसे बात करते हैं, हुकूमत का कोई भी दूसरा रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम तो पहले ही मुज़ाकरात चाहते थे, शुक्र है ये लोग अब आ गए। तो ये दबाव का जो तस्करा है, इसके ऊपर भी, इसके अराउंड भी थोड़ा सा ओरिएंट करेंगे अपनी गुफ्तगू को। DGISPR की जो प्रेसर थी नाज़रीन, उसमें 26 नवंबर का, 9 मई की तो अक्सर और बेशतर बात होती रही और कई मरतबा उस पर प्रेसर्स भी हुए, हमने आपके सामने प्रोग्राम्स भी उस हवाले से पेश किए। लेकिन 26 नवंबर का जो आज इस हवाले से चर्चा हुआ है, सुनिएगा किन अल्फाज में एज पर द DGISPR। जो मखसूस सियासी जमात की तरफ से की गई ये जो नवंबर साजिश है, इसके पीछे जो सोच है वो सियासी दहशतगर्दी की है। ये जो मनफी और तशद्दुद की सियासत का सिलसिला है, ये 2014 में जब पार्लियामेंट पे और सरकारी इदारों पे इमलाक पे हमला हुआ, उस वक्त भी आपने देखा, आपने मई 2022 में भी देखा, आपने सानह 9 मई 2023 में भी देखा, और उसी का तसलसल अभी आपने नवंबर 2024 में देखा कि यूज़ ऑफ फोर्स फॉर पॉलिटिकल कोर्शन। और जब वो सियासी क़यादत वहाँ से भागी, मफरूर हुई, तो आपने देखा कि एक पहले से तैयार शुदा सोशल मीडिया कंटेंट और फेक कंटेंट को बड़ी स्पीड के साथ डाला गया। नाज़रीन, ये है एक रिन्यूड केस और पेंडोरास बॉक्स, जिसको गालिबन PTI को अब आंसर करना है। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इन तमाम उमूर पे रुख करती हूँ। कानूनी एतबार से भी मामलात को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं और सियासी भी। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, सदर हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और तमाम मामले पे अपने लीगल एक्सपर्टीज़ हमारे साथ रखेंगे। बहुत खुशामदीद आपको रियासत साहब। बैरिस्टर अकील मलिक नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं, मुशीर बराए कानून व इंसाफ, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप गवर्नमेंट के तमाम तर मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे, आपको भी बहुत खुशामदीद। और नाज़रीन, अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेबाक रहनुमा, सीनियर तरीन लीडर और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल एज वेल फॉर पंजाब हमें ज्वाइन करते हैं, फॉर्मर एडवोकेट जनरल एज वेल फॉर पंजाब। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। सियासी और ऑफ कोर्स कानूनी आपका लर्नेड ओपिनियन हमारे साथ होगा। रियासत साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। एक तो ये फरमाइएगा कि अब अंडर ड्यूरेस या अंडर प्रेशर कोई भी काम करना किसी भी रियासत के लिए ये लीगली ठीक है, गलत है? क्योंकि इसको हमेशा हम कहते हैं ये मतलब ये कहीं पर भी होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये होता है, तो इसकी क्या लीगल जस्टिफिकेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राउंड रियलिटीज़ पे अगर बात करें तो प्रेशर है, लेकिन मैं चूँकि बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी ये बड़ी कन्विक्शन है कि बिल्कुल प्रेशर, बैरूनी दबाव कोई भी हो, उसको बिल्कुल नहीं आप लें। उसकी रीज़न है कि आपके मुल्क की अपनी इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और प्रॉस्पेरिटी का क्वेश्चन है, और हम हमेशा ये समझते हैं और ये कहते हैं कि बिल्कुल बैरूनी दबाव ना लेना चाहिए, ना उसके अंदर आना चाहिए। ये हमारी रियासत का मामला है। हमारे ये बाकी ये सारी चीज़ों को अगर आप एक साइड पे रख दें, अब मैं दूसरी साइड पे इसकी बात करता हूँ कि ये तारीख़ रही है 77 सालों की पाकिस्तान के अंदर कि हमने हमेशा बैरूनी दबाव में फ़ैसले किए हैं। ये हमारी तारीख़ है। आप देख लें, यही अमेरिका जिसने 1971 में पाकिस्तान क्लेम करता रहा कि ये हमारा सबसे बेहतरीन और देरीना और पैरीना दोस्त है, लेकिन उनका वो बैरी बेड़ा आते आते ना आया और सकूते ढाका हो गया। ये तो एक तारीख़ है। लेकिन दो चीज़ें, दोनों का एक एस्पेक्ट ये है कि क्या बीइंग रियासत हमें ये प्रेशर लेना चाहिए, मैं इसको नो कहूँगा। लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज़ में देखें तो हमारी हुकूमत के अंदर बैठे हुए कुछ जो हमारे लीडर साहिबान, उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी कि हमारी मईशत वेंटिलेटर पे है, हम तो एक सांस नहीं ले सकते। तो ये दोनों एस्पेक्ट को ख्वाजा आसिफ साहब अभी प्रेजेंट डे डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। जी बिल्कुल यही बात है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक रियासत का मामला है, और दूसरी बात सेम टाइम पे अगर ये दबाव में आके मुज़ाकरात कर रहे हैं या दबाव में आके कोई गैर आइनी या मावराए आइन कोई काम करते हैं, मैं तो बीइंग सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके हक में नहीं हूँ। आइन और कानून के अंदर हो, और जो कुछ हुकूमत भी कर रही है बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ लॉ, मैं उसके हक में भी नहीं हूँ कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, फेक एंड फिक्टिशियस केसेस नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल कैटेगरिकली ये मेरे इसके ऊपर स्टांस है। ये फरमाइएगा कि ये जो खान साहब की रिहाई का मुतालबा कह रहे हैं PTI वाले, ये कानूनी तौर पर लेजिटिमेट है? क्योंकि वैसे तो कानूनी तौर पर कहते हैं उनके केसेस हैं, अंडर ट्रायल हैं, तो ये तो वैसे कहते हैं अदालतों में है ना मामला। मोहसिन नकवी साहब भी कह चुके हैं कि हमसे क्यों बात कर रहे हैं। के अंदर बिल्कुल है, लेकिन अगर तो जो केसेस है ना वो
आम एक शहरी भी अगर उसको देखता है ना, लेमैन भी देखता है, तो उसको पता चलता है कि ये ग्राउंडलेस केसेस हैं, फिक्टिशियस हैं, क्रिप्टिक केसेस हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि इन केसेस का फैसला अदालतों को जुर्रत के साथ करना चाहिए। हाँ। जिन केसेस में एविडेंस नहीं है, 63 सेक्शन सीआरपीसी उनके तहत इनको तमाम मुल्जमान को डिस्चार्ज करें। हाँ, अगर हुकूमत समझती है कि ये सारे सिचुएशन इस तरह से लेके अगर हम चलेंगे तो मुल्क नहीं चल सकता, तो 494 सीआरपीसी में हुकूमत के पास अपने पास अख्तियार है कि वो केसेस विड्रॉ कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि बैरूनी दबाव का इंप्रेशन दे के अगर आप कहते हैं तो आपके मुल्क की सॉवरेनिटी जो है, मैं तो कम से कम नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के अंदर किसी भी जगह से इंटरफेरेंस हो। अच्छा, ये जाहिर है ऑब्वियसली कोई भी हुब्बुल वतनी रखने वाला या मुहिब्बे वतन नहीं चाहेगा। तो आप क्यों चाहते हैं अहमद अवैस साहब? पहले आप लोग सबसे बड़े इस बात के पायनियर्स थे कि कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, अब आप लोग इंटरवेंशन को सबसे ज़्यादा इनवाइट भी कर रहे हैं अपने हक में। और दूसरा ये भी फरमाइएगा, अभी ये जो आप कह रहे हैं कि बात शुरू होगी रिहाई से, खान साहब की रिहाई से, और अब जो ये कह रहे हैं, ये जो बात एक सामने आई है कि कोई गालिबन कोई डील ऑफर हुई है, खुल के आपकी जमात की तरफ से क्या मौक़िफ़ है सर? अगर आप हमें बता पाएँ किसकी तरफ से डील ऑफर हुई है और उसको क्या टर्न डाउन कर दिया गया है, और उसमें क्या मजीद और उसके शराइत थे या क्या उसके और कंपोनेंट्स थे डील के, इफ एनी डील वाज इन द ऑफिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी किस्म की कोई डील, इमरान खान कोई डील नहीं कर रहा, ना डील के ऊपर जाएगा, बल्कि उन्होंने तो अभी ऐलान कर दिया कि जब तक सियासी कैदी जो प्रिजनर्स इस वक्त गिरफ्तार किए हुए हैं और वो 1.5 साल से वो जेल में हैं बग़ैर किसी ट्रायल के और बग़ैर किसी कन्विक्शन के, जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता, आखिरी पॉलिटिकल वर्कर भी जब तक रिहा नहीं हो जाता, वो जेल से नहीं निकलेंगे। वो लास्ट, ही विल बी द लास्ट पर्सन। कोई उनको पहले निकलने का नहीं है कि वो पहले निकल आए बाहर। हाँ, पहले अपनी पार्टियों की, पार्टी के दीगर अपने कारकुनान की, और अब ये बड़ा आई थिंक सर पॉलिसी स्टेटमेंट है आपकी तरफ से कि पहले दूसरों की रिहाई वो कहते होंगे, फिर आखिर में वो खुद निकलेंगे, फिर आपकी पार्टी में निकलेंगे जब तक आखिरी भी अंदर। हाँ जी, आपकी पार्टी इसके बरक्स बात नहीं कह रही। आपकी पार्टी गालिबन कह रहे हैं कि शुरुआत ही तब होगी जब खान साहब की रिहाई हो जाएगी। वो तो ये नहीं कह रहे कि आखिरी वो खान साहब होंगे। बिल्कुल भी नहीं, नहीं, ये बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पार्टी भी अब यही कहेगी, क्योंकि ये फैसला तय हो चुका है और ये फैसला हो गया। दूसरी बात ये है कि देखिए, दूसरी बात यह है कि बैरूनी ताकतों की कोई इमरान खान की तरफ से किसी को ना इनडायरेक्ट तरीके से मैं कहलवाया गया है, ना कुछ किया गया है। देखिए, टेक्नोलॉजी और मीडिया की इतना ज़्यादा एडवांस हो गया कि वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। दुनिया के एक कोने में कुछ हो रहा है, दूसरा कोना जो मुतासर हुए बगैर नहीं रहता, वहाँ पे मीडिया जो है उसको उसके ऊपर रिएक्ट करता है। पाकिस्तान में जो हुआ है, ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ नहीं है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में इतनी मैसिव रिगिंग होती है कि नॉन इलेक्टेड बंदे जो हैं वो सिर्फ ताकत के बलबूते पे जाके पार्लियामेंट पे काबिज हो गए हैं। और आप कहें कि दुनिया जो है वो इसको ऊपर नोटिस ना ले, नोटिस ले रही है, नोटिस तो ले रही है। इसे मैंने तो बार बार कहा कि इसका एक ही हाल है, किसी को उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं होगी कि आप ऐलान कर दें गवर्नमेंट, क्योंकि आप समझते हैं कि आप इलेक्टेड हैं, आप ऐलान कर दें कि हम इलेक्शन ऑडिट करा रहे हैं। इलेक्शन ऑडिट होगा, सबको, ना इमरान खान को बोलने का मौका मिलेगा, ना किसी और को, बाकी ना कोई बैरून मुल्क। इलेक्शन ऑडिट हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आप नहीं ऐसी बातें करेंगे, इसी तरह से दूसरी बात है, देखिए दूसरी बात ये, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, ये एक बड़ा वाइटल इशू था, एक बहुत बड़ी बात। आइन के अंदर अमेंडमेंट जो है ना, ये कोई छोटी सी बात नहीं होती है, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है जो रेगुलेट करता है स्टेट अफेयर को। अब ये डॉक्यूमेंट जो है, आप दुनिया के आइन जहाँ जहाँ एस्टेब्लिश कंट्रीज हैं, मैं अमेरिका की मिसाल ले लें, 250 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया वहाँ जो आइन बना था, आज तक उसमें 9 के 10 अमेंडमेंट हुई है सारी टोटल। तो इसलिए कि वो उसको महफूज रखा जाता है, क्योंकि उसी की बुनियाद के ऊपर मुल्क चलना, निजाम चलना मुल्क का। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे सूरत हाल ये है, पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि आपने यहाँ पर पाकिस्तान में आइन को बनाया 4 सूबों ने, पाकिस्तान का आइन बना, 4 सूबे ने मिलकर आइन बनाया, फेडरेशन है।
अब इतनी बड़ी मैसिव अमेंडमेंट कर रहे हैं आप, एक सूबे को इग्नोर कर रहे हैं कि जिसकी सैनिटी पूरी नहीं है, जहां इक्वालिटी होती है चारों सूबों के अंदर, और आपने अच्छा इतनी बड़ी सर, एक मैं अर्ज कर पाऊं, अगर अकील साहब भी, बैरिस्टर अकील साहब भी चूंकि सुन रहे हैं, मैं उनकी तरफ भी मामला लेके जाती हूं, लेकिन आपकी तरफ सर मैं दोबारा जब लौटूंगी, बड़ा जरूरी एक सवाल है जो कहते हैं कि आईनी तरमीम में अगर आपकी तरफ से कोई डिफ्लेक्शंस थी या आपकी तरफ से कुछ वो लोग थे जो मुनहरिफ थे, वोट डालने के उस हक में थे, आप लोगों ने कहा था आप शो कॉज करेंगे, बहुत लोगों के नाम थे, कुछ भी नहीं हुआ सर। और ये पहले रोज से हम सुन रहे थे कि शायद आप लोगों की भी एक अंडर हैंड इनके साथ कोई डीलिंग थी, एग्रीमेंट थी। आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट यू टू रिस्पॉन्ड टू दैट जब मैं आपके पास वापस आती हूँ। अच्छा, आप डिनाई करें, बिल्कुल, बट सर कुछ हुआ नहीं ना, कुछ हुआ नहीं, इसलिए ये बात एक लेजिटिमेट सवाल बन जाता है कि आपकी पार्टी की तरफ से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता उन लोगों के खिलाफ। तो दिस इज मैं जवाब दूंगा आपको इसका। जी, मैं बिल्कुल आपसे उस वक्त, ये एक बड़ा जरूरी सवाल है, बट बैरिस्टर साहब आप भी अनइलेक्टेड हैं, नॉन इलेक्टेड हैं, जैसे अभी कि वो अवैस साहब ने फरमाया है, उन्होंने कहा कि आप सारी ये चीज, अब अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, आप लोगों को अगर अपने इलेक्शन पे कॉन्फिडेंस है, मैंने कहा बहुत सारे लोग बैठे हुए अनइलेक्टेड, आपको तो नहीं कह रहे जी बैरिस्टर साहब, ये आपकी तरफ तो नहीं इशारा है? बहुत सारे, नॉट हिम, नहीं, मैंने बहुत सारे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने सबका नहीं कहा, मैंने कहा बहुत सब नहीं चले, उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया है अकील साहब। लेकिन ये बात है, बहरहाल वो कहते हैं अगर आपको अपने इलेक्शन पे कॉन्फिडेंस है तो एक ऑडिट करा लें, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और दूसरा एक बहुत जरूरी अर्ज है आपसे, वो ये है कि जावेद लतीफ साहब का भी हमने इब्तिदा में सॉट चलाया है, वो ये बात कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं बताते कि आप लोग मजबूर हैं, आप पे प्रेशर है, इसलिए आप इनके साथ मुज़ाकराती टेबल पे बैठे हैं। आप लोग ये जो एक बंधी बंधाई बात करते हैं ना, ऐसा लगता है आपने मीडिया स्ट्रेटजी पीएमएलएन ने बनाई है कि आपसे कोई पूछे तो आप कहिएगा हम तो हमेशा मुज़ाकरात चाहते थे, बल्कि असल में दरअसल आपके जो अपने रहनुमा फरमा रहे हैं या आप प्रेशर के तहत ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ पे सबसे पहले अहमद अवैस साहब ने बात की, बिल्कुल अगर किसी को कोई रिजर्वेशंस हैं, और इसी तरह पीपल्स पार्टी को JUF से थी, JUF को इनसे हैं, इनको हमसे हैं, हमें इनसे भी हैं और दीगरों से भी हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में मामलात हैं, वहाँ पे तमाम तर मामलात इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स काम भी कर रहे हैं। सबसे मज़े की बात ये है कि बलूचिस्तान की अगर एक सीट देख लें, जमाल शाह काकड़ साहब वाली, उसमें PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। इसी तरह वहाँ पे ये नेशनल की बात मैंने की, वहाँ पे एक प्रोविंशियल असम्बली की PB 39 है कि 59 है, रिसेंटली उसका फैसला भी आया, और वो JUIF और पीपल्स पार्टी के दरमियान उसमें मुकाबला था, तो वो उसमें ना तो नून लीग थी ना PTI थी। तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी पिंडी इस्लामाबाद की हद तक भी देखें तो वो काम कर रहे हैं। इसी तरह दीगर पंजाब में देखें, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। इनको अगर ये कहें कि क्योंकि नेशनल असम्बली बकौल इनके जाली है या यहाँ पे अनइलेक्टेड लोग बैठे हैं, तो मौलाना साहब तो वैसे भी कह चुके हैं कि KP भी जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो ये एक दूसरे पे रिजर्वेशंस तो हो सकती हैं पॉलिटिकली, बट ये इवेंचुअली जो मामला जाना है ये ट्राइब्यूनल ने डिसाइड करना है। और हमारा अब किसी जुडिशल प्रोसेस में इंटरजेक्ट करके और कहें कि जी ये ऑडिट करवा लें तो ये हो जाएगा। आप इनकी पिटिशंस भी वहाँ पे पेंडिंग हैं पूरे इलेक्शंस के हवाले से, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज भी किया। लेकिन वो सर कहते हैं ना अकील साहब, यू आर अ बैरिस्टर योरसेल्फ सर, वो कहते हैं वो आपने तो कोर्ट की शक्ल ही बदल दी ना। अगर उनकी पिटिशंस हैं और कोर्ट अगर अपनी असली शक्ल में होती तो शायद वो टेकअप हो चुकी होती। आप लोगों ने तो पूरा ढांचा ही तब्दील कर दिया मुल्क की जुडिशरी का। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से एक बेहतरी की तरफ जो हमारी कोशिश थी कि बैकलॉग कम हो, लोगों को इंसाफ होता हुआ नज़र आए, लोगों को रिलीफ मिले, लोगों के केसेस जल्दी टेकअप हों, क्योंकि उनको एंडलेस टाइम के लिए जो है 15-20 साल जब उनकी पूरी सेंटेंस भी सर्व हो जाए उसके बाद उनकी अपीलें ना निकलें। और रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि अभी 20 साल जो है वो बाद एक अपील निकली है और पता चला है कि जी वो तो सज़ा भी सर्व करके अभी रिसेंटली, ये पिछले हफ्ते की बात है कि अखबारों की जीनत बना ये केस। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है मैं आपसे करूँगा कि जो आपने जावेद लतीफ़ साहब की बात की, तो बिल्कुल हमारे पे बिल्कुल प्रेशर है। पाकिस्तानी कौम का प्रेशर है, पाकिस्तानी नौजवानों का प्रेशर है, पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर है कि ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है पिछले पूरे साल से इस एक सियासी जमात ने, आप इनको बिठा क्यों नहीं लेते। इसीलिए पिछले 10 महीने से तवातर तौर पे हमने इनको मुज़ाकरात की पेशकश की, ना सिर्फ हमने की, हमारे इत्तेहादियों ने भी की, और 12 दफ़ा हमने इनको कहा कि आएँ मुज़ाकरात का जो है ये अमल शुरू करें।
बैठ के बातचीत जो करनी है, जो डिस्कशन होनी है, जो डिस्कोर्स होना है, जो डायलॉग होना है, उसी में ही आगे वे फॉरवर्ड निकलेगा। लेकिन जो जावेद लतीफ साहब फरमा रहे हैं अकील साहब, वो अवाम का प्रेशर नहीं था। वो कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं इदारे भी बताएं, हुकूमत भी बताएं कि हम पे प्रेशर है, इस वजह से वो बैरूनी प्रेशर की बात कर रहे हैं। आप उनकी बात को डिनाई कर रहे हैं, आपको लगता है उनके पास गलत है? बैरूनी प्रेशर कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल उनकी बात को डिनाई कर रहा हूं और आउटराइटली डिनाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वाकईतन पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी नौजवानों का और पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी शहरियों का, पाकिस्तानी सिटीजन्स का प्रेशर हमारे पे ज़रूर है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमें इससे सरोकार नहीं है। ये आए रोज़ जो है धरनों की सियासत, आए रोज़ जो है जलाओ घराओ की सियासत, आए रोज़ जो है ये मैं छोड़ूंगा नहीं की सियासत, आए रोज़ जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाने की सियासत। लोगों को इससे प्रॉब्लम है, इसलिए इससे जान छुड़ाएं। तो हमने बिल्कुल एक बेहतर और हिकमत अमली वाला रास्ता तो ये था कि इनको दावत देते रहें, कंसिस्टेंटली देते रहें और आखिरकार जो है बेहतर मामलात की तरफ मामलात को लेके जाया जाए और सियासी इश्यूज़ का सियासी हल निकाला जाए। और ये आके बैठे मेज़ पे, लेकिन ये कैसे बैठे ये भी तो देखें ना। एक कमेटी दे दी जो कि पता नहीं कितनी को एम्पावर्ड है। मैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था, मैंने कहा कि दे जी इनको रास्ता, इनको वहाँ पे इनकी रसाई होनी चाहिए और इनको मिलवाना चाहिए बानी पीटीआई से, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेके आएँ। असल जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है, जो मांगे हैं, वो आवाम के सामने, कौम के सामने रखें कि क्या असल इशू है, क्या चाहते क्या हैं ये लोग। नहीं तो कितनी दफा बताएं आपको अकील साहब, वो कहते हैं उन्होंने बताया है रिहाई करें, सियासी कैदियों की रिहाई हो। अभी अवैस साहब ने भी, अहमद अवैस साहब ने फरमाया है कि पहले बाकी सियासी कैदी रिहा होंगे, आखिर में आप खान साहब वो कहते हैं मैं एंड में रिहा होऊंगा। पहले हमारे पार्टी के दीगर जो सियासी कैदी हैं आप पहले उनको छोड़ेंगे, 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे। ये दो डिमांड्स है, सिंपल। मोना साहिबा नहीं, ये खाली ये डिमांड्स नहीं है। जब वो चार्टर ऑफ डिमांड्स इन राइटिंग आएगा, आप भी देखेंगी, मैं भी देखूंगा, कौम भी देखेगी, अवाम भी देखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बेशक कहते रहे कि बाकी असीरान को अलेजिडली जो असीरान है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको रिहा किया जाए, लेकिन आप देखेंगी कि जब वो लिस्ट आएगी सबसे ऊपर बानी पीटीआई का ही नाम होगा। क्योंकि वो अभी किसी न किसी डील के तलबगार हैं और वो चाह रहे हैं कि डील मिले। अगर डील ना चाहिए होती या डील की तलब ना होती तो बिल्कुल ग्रेनल को ना कहा जाता कि हमारे हक में हकीकी आज़ादी का नारा बुलंद करो। बिल्कुल इसी तरह ग्रेनल को ना कहा जाता कि फ्री इमरान खान के जो है ट्वीट्स करो। इसी तरह रेजोल्यूशन 901 भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास ना करवाई जाती थ्रू कांग्रेसमैन। इसी तरह जो यूएन का एडवाइजरी वर्किंग ग्रुप है, अपने हक में रिपोर्ट्स ना लिखवाई जाती। इसी तरह जो बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको मोबिलाइज करके ख़त किताबत ना करवाई जाती और अपने हक में बयान ना लिए जाते। तो ये तमाम तर ये इश्यूज़ हैं जिनकी मदद से ये डील चाहते हैं। लेकिन फिर तो ये बड़े ताकतवर हुए वैसे है और मैं ये आई टेक दिस अक्रॉस, फिर तो ये बड़े ताकतवर हुए। इन्होंने तो फिर बरतानिया अमेरिका सबको हिला के रख दिया है और वो सारे मतलब आप समझे सिर्फ इनके लिए आगे नहीं, वहाँ पे जब आपके डीप पॉकेट्स हों, जब आपके पास पैसों की कमी ना हो, जब आपके डीप पॉकेट्स हों, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करते हैं। अहमद साहब से पूछेंगे, इतने मालदार पार्टी है आपकी, आप लोगों को तो फिर मुल्की कर्जा पे सारे उतार देना चाहिए अपने पार्टी फंड से। रियासत साहब, ये आप सारी बात आपने सुनी है, बट ये कि नंदलेस सर ये जी, मैं आती हूँ अहमद अवैस साहब, ये रियासत अली आज़ाद साहब की बात सुन लूँ आपके पूरे नुक्ते नज़र पे। एक ये जो 9 मई वर्सेस 26 नवंबर, ये प्रॉब्लम नहीं बन गई है पीटीआई के लिए? नया गले का फंदा नहीं है? अब ये क्या करेंगे? देखिए, ये तो अभी इसके ऊपर मैंने जो सोशल मीडिया पे, टीवी पे और सियासी लीडरान का मौक़िफ़ सुना है, वो तो दोनों इश्यूज़ पे जुडिशल कमीशन की डिमांड कर रहे हैं। अभी देखें, इसके अंदर 2 वर्ष ये डिमांड सही है। अगर देखें ना, फेडरल गवर्नमेंट के पास इंक्वायरी एंड कमीशन एक्ट जो है 2002 के तहत उनके पास अख्तियार है। देखें, मैं तो इस चीज़ का हमेशा कायल रहता हूं कि जो मेरिट है ना, मेरिट ये मुझे कोई कहे कि ये इशू है जी, मेरा मौक़िफ़ ये, दूसरा कहता है मेरा मौक़िफ़ ये, तो दोनों की कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व कैसे करेंगे? अनटिल अनलेस कोई न्यूट्रल कमीशन हो, दोनों का मौक़िफ़ सुने, दोनों की एविडेंस देखे और अपनी एक फाइंडिंग दे दे, ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। अब उस पे भी ये डिमांड करते हैं, इस पे भी ये डिमांड करते हैं, तो ये कंट्रोवर्सी दैट मस्ट बी रिजॉल्व। जहाँ तक अकील भाई मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने जो कुछ फरमाया ना इलेक्शन और सीटों के हवाले से, और 26वीं तरमीम में तो आपने आइन का हुलिया ही चेंज कर दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट को रिडेंडेंट कर दिया। नहीं, वो कहते हैं आप सर आप खुशी मनाएं। देखें, आम आदमी के केसेस हल हो रहे हैं, 20 साल बाद किसी बंदे का केस लगा है जो बेचारा सजा भी काट चुका है। अच्छा, मेरी बात सुने,
एक केस की तो अकील भाई चले मिसाल दे सकते हैं। मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ओवरऑल इस मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक की पामाली है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास कोई इख्तियार है? मुझे बता दें, क्या 184(3) के तहत वो इसको टेकअप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आईनी बेंच के पास तो है, जो आईनी बेंच है वो किन्होंने बनाया? वो हुकूमत ने बनाया, जिसके अंदर हुकूमत की मेजॉरिटी है। उन्होंने जज लगाए, अपनी मर्जी के लगाए हैं, और उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा 22 जुलाई वाला एक जजमेंट, 12 जुलाई वाली जजमेंट पड़ी, उसकी एग्जीक्यूशन पेंडिंग है। और फिर देखें ये जो कंट्रोवर्सी ना जिस पे अकील भाई ने फरमाया कि जी हमारे ऊपर अवाम का प्रेशर है, नौजवानों का प्रेशर है, तो बात ये है कि अगर ये सारी चीजें प्रेशर हैं तो आपने तो इलेक्शन एक्ट को भी चेंज कर दिया, अमेंड कर दिया, आपने इलेक्शन रूल्स को भी अमेंड कर दिया, आपने जो हाई कोर्ट के अंदर जजेस उन केसेस को सुन रहे थे आपने तो वो अमेंडमेंट करके रिटायर्ड जजेस लगा दिए उन ट्रिब्यूनल्स के अंदर, वो अपनी मर्जी के हाथ में लगा दिए। देखिए ये मैं मेरिट की बात हमेशा करता हूं, इस मुल्क के अंदर पीटीआई गलत है बिल्कुल फिक्स करें, अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी गलत है उसको मेरिट पे बिल्कुल फिक्स करें। हम मेरिट की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप अख्तियार में हो, आप लाज को मनूवर कर लें, मैनेज कर लें, अमेंडमेंट करके अपनी मर्जी की आप अदालत भी बना लें, अपनी मर्जी के आप ट्रिब्यूनल भी बना लें, और अपनी मर्जी से आप जिसकी जहां चाहे आप तैनाती कर लें, आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दें आप कवानीन को वो अमेंड करके, तो ये चीजें मेरिट की नहीं है। अकील भाई चूंकि बैरिस्टर हैं, बड़े कॉम्पिटेंट बैरिस्टर हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, आइन और कानून की बात करने वाले बहुत सच्ची बातें करते हैं, मैं हमेशा इनको प्रेज करता हूं, लेकिन मैं उनसे उम्मीद भी ये करता हूं कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं जैसे कह रहा हूं कि हर चीज का मेरिट होना चाहिए भाई, एक पे पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है, हम इश्यूज क्यों फ्रेम करते हैं कोर्ट के अंदर, एक जाता है सिविल लिटिगेशन में, एक कहता है ये चीज मेरी, दूसरा कहता है मेरी, उसके ऊपर एक इशू फ्रेम होता है और कोर्ट कहती है he will prove, वो साबित करे, ये कानून शहादत कहता है। अब ये एक इतना बड़ा दो इंसिडेंट हुए, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई उसके अंदर इन्वॉल्व है, अगर कोई इन्वॉल्व है उसको बिल्कुल प्रोसीड करें, लेकिन अगर इनोसेंट है, जैसे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, उन्होंने कहा कि जो सियासी कैदी है उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के लोग भी अरेस्ट है, ये मैंने स्टेटमेंट खुद पढ़ी। तो अगर भाई कोई इनोसेंट है तो मैं तो जो इनोसेंट है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है, और वर्कर जो है वो किसी भी पॉलिटिकल वर्कर है, पार्टी से उसका ताल्लुक है, वो मेरा वर्कर है, वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है। अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की आओ पुकार सुन ले, ये एलिगेशन है जो कि बैरिस्टर अकील साहब से जानेंगे कि जी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले प्रिंसिपल को बाकायदा लागू कर दिया है हुकूमत ने। अहमद साहब की भी बात जाहिर सुननी है आफ्टर ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद अवैस साहब आपकी जानिब सर, डीप पॉकेट्स वाली पार्टी, इतनी अमीर पार्टी, अब आप लोग ये सारे काम करवा रहे हैं बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतों से, क्वाइट एन एलिगेशन ऑन योर पार्टी सर। और फिर ये भी फरमाइएगा, ये जो मैं इससे पहले आपसे एक सवाल मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो आपकी पार्टी की तरफ से इस तरामीम के 26वीं तरमीम के सपोर्टर्स थे, मुनहरिफ लोग थे, आपकी पार्टी ने क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया? हुकूमत बड़े बावसूख तौर पे, बल्कि आई रिकॉल बैरिस्टर अकील ने हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि आपके अपने लोग बिल्कुल पेश थे कि हमें बताएं कहाँ साइन करना है, किधर वोट देना है। देखिए अकील साहब असल में अभी पढ़ के आए हैं, ऑनेस्ट आदमी है, अच्छी सोच के साथ, गलत घाघ लोगों में फंस गए हैं जो पाकिस्तान को, देखिए आप, मैं एक बड़ी मोटी मिसाल देने लगा हूँ आपको। उनको सर ऑफर कर दें, दावत दे दें। सुनिए जिन तरक्की याफ्ता ममालिक में लीडरशिप जो है वो गरीब रही, वो मुल्क तरक्की कर गए, और जहाँ लीडरशिप अमीर हो गई वो मुल्क गरीब हो गए। अभी इंडिया की मिसाल लें, लाल बहादुर शास्त्री जब वहाँ पे ताशकंद में उसकी डेथ हो गई और उसके बाद उसकी बेवा जो थी उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ना पड़ा, तो वो शी वॉज लुकिंग फॉर ए रेंटेड हाउस, एक छोटे से रेंटेड हाउस में रही वो जाके। इसी तरह से उनके प्राइम मिनिस्टर थे एक और गुलजारी साहब, वो गुलजारी साहब जो हैं वो अभी पीछे उनकी डेथ हुई है, वो गुलजारी साहब एक रेंटेड हाउस में रह रहे थे और वहाँ डिफ़ॉल्ट हो गया और उसके खिलाफ केस दायर हुआ कोर्ट के अंदर। इसी तरह मोदी साहब को देख लें आप नरेंद्र मोदी जो है वो एक चाय सिगरेट की दुकान के ऊपर वो जो है चाय जो है वो लोगों को वहाँ पे जो लोग पीने आते थे उनको कप उठा के चाय वाले, अब प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का,
और इंडिया की तरक्की को आप देखें, आप इकोनॉमिकली देखिए, इंडस्ट्रियल उनकी देखिए, उनकी एग्रीकल्चर फील्ड में देखें, उनकी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में देखें, और उनकी हर लिहाज से उनकी इस वक्त मिनी सुपर पावर का रोल प्ले करने पे आजकल वो पर तोल रहे हैं साउथ एशिया में। उसके मुकाबले में आपने देखा कि नवाज शरीफ इमरान और ये शहबाज, इनकी दौलतें अगर आपने मवाजना करना है ना, तो ये 1980 में नवाज शरीफ पहली दफ़ा सियासत में आए और प्रोविंशियल मिनिस्टर इनको मिली थी नॉन पार्टी बेस इलेक्शन के बेस के ऊपर, और 10 साल के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने। वो मैं अगर गलत कह रहा हूँ, 10 साल का इनका रिकॉर्ड आज भी टैक्स डिपार्टमेंट में महफूज पड़ा हुआ है। हर साल की टैक्स रिटर्न जो है दोनों भाइयों की 8,000, 7,000, 6,000 इस तरह चल रही है 10 साल की। और ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से बन गई? वो ऐसे बन गई कि पाकिस्तान गरीब हो गया या अमीर हो गए। सही हो गया। इसी वजह से सोक्रेटिस ने और प्लेटो ने कहा था इतने 1000 साल पहले कि बिजनेसमैन को किंग ना बनाओ, किंग शुड बी अ फिलोसोफर। मैं सर आपको एक बहुत अर्ज करना चाहती हूँ बड़ी हम्बल ह्यूमिलिटी के साथ सर, ये अर्ज है कि खान साहब के भी तो टैक्स रिकॉर्ड्स मांगे थे ना एक सहाफी ने जब वो पीएम थे, उनको काबीना ने कहा था कि ये गलत बात है, आप पीएम के टैक्स रिकॉर्ड्स नहीं मांग सकते, आप उनके गिफ्ट्स का भी हिसाब नहीं ले सकते क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर्स है। बातें ले लें। और मोदी साहब का सर एक बयान है, उन्होंने कहा था कि मुझे जो तोहफे मिले हैं मैंने तो जमा करा दिए अपने मुल्क की ट्रेजरी में, मैंने क्या करना है इनको रख के। तो आई थिंक ये फिर तो हर जगह हर लीडर पे लागू होती है ना बात सर। नहीं देखिए ना, ये तो लेकिन इन्होंने कोई बदयानती नहीं की, वो एक परमिटेड चीज थी, इन्होंने वो असेसमेंट जो इन्होंने सरकार ने की उसके मुताबिक किया। लेकिन यहाँ पे तो नवाज शरीफ ने उनकी फैमिली ने तो वो तोहफे भी लेके बगैर असेसमेंट के सेल किए हुए हैं और लिए हुए, उनको वो केस पेंडिंग बने हुए हैं जिनको आज तक नहीं उठाया गया। तो मैं असल में कहना ये चाह रहा हूँ, ये असल में प्रॉब्लम हमारी जो है पाकिस्तान की, ये जो मल्टी प्रॉब्लम बनी हुई है वो इस किस्म की बहुत सारी नेचर की, इस वजह से हमें आगे का देखना है। आगे को देखने के लिए इंतहाई जरूरी है कि आपने ये अभी गुफ्तगू हो रही थी और आइन के मुतालिक बात हो रही थी। देखिए ये एक ऐसा सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसका हुलिया बिगाड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान का आइन जो है इसकी बुनियाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। अब ये जो बना था जो भुट्टो साहब के ज़माने में और पूरा कंसेंसस के साथ आइन बना था, अब आपने वो आर्टिकल 175 जो है उस आर्टिकल को तबाह करके आपने एक ऐसी शक्ल में जुडिशरी ले आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेके डाउन द लाइन वो एक तनख्वाहदार रह गए हैं, अब जज कोई नहीं रह गया। ये जज तो कहते हैं ना कि इंसाफ की कुर्सी में बैठता है, जी इंसाफ की कुर्सी पे जज बैठता है तो वो कहते हैं कि ही इज परफॉर्मिंग गॉडली ड्यूटी। वो गॉडली ड्यूटी जो परफॉर्म करेगा वो डंडी नहीं मार सकता। वो तो अहमद साहब आपकी जमात पे एलिगेशन भी तो यही है ना, वो कह रहे हैं कि खान साहब को अब ये जो पावर्स हैं, जैसे आपने इंडिया का बताया कि दे आर नाउ ऑल सेट टू बी द मिनी सुपर पावर, वो कह रहे हैं ये जो आपकी पार्टी के जो यानी सपोर्टर्स हैं, बैनुल अक़वामी सपोर्टर्स हैं, वो वही इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान के वेल विशर्स नहीं हैं, और आप उनके साथ इस वक्त हैंड इन ग्लव हैं, आप उनकी इंटरवेंशन को बुला रहे हैं कि खुदा के लिए आए और इंटरवीन करें हमारे हक में। नहीं यही तो एलिगेशन है कि आप लोग खुदा का बात। हाँ सवाल ये है कि एलिगेशन देखिए ना, मैं एलिगेशन तो कोई दे दूं, मैं एलिगेशन दे दूं, किसी के ऊपर कुछ इल्जाम लगा दूं, जब तक उसका कोई बाकायदा तौर के ऊपर इट इज सपोर्टेड बाय सम कोजेंट एविडेंस एंड देन उसको आप पेश करते हैं जिसको आपको अनरिबटेबल हो, फिर उसकी कोई हैसियत होती है। ये कह देना काफी नहीं है इतना। तो सर अभी जो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक है और रेमिटेंसेस को रोकने की ये जो कॉल है, ये आपको नहीं लगता पाकिस्तान के खिलाफ है? क्यों खिलाफ है पाकिस्तान के? इनका क्या, देखें स्टेट को कौन पर्सोनिफाई करता है? इलेक्टेड गवर्नमेंट। आर्टिकल आप पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल देखें, प्रियम्बल कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव की जगह पे स्टोलन मैंडेट के ऊपर जाली झूठे ओथ लेके आपने काबज हो गए और आपको पीछे एक ताकत है जिसने जाके बैठा दिया आपको वहां पर। तो आप बताइए कि आपको क्या हक हासिल है कि एक धेला भी किसी से लें? अब प्रॉब्लम है, ये मल्टीपल प्रॉब्लम है। ये इस बात के ऊपर मैं भी कहता हूं कि ये करना मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत तो है हमारे सामने। जो सिचुएशन बनी हुई है खतरनाक सिचुएशन है, पैथेटिक है।
तकलीफ दे है पाकिस्तान के लिए, दिल रोता है सोच के भी अपनी ये बैरिस्टर साहब तकलीफ दे है, पथेटिक है, गरीब आवाम ने अफसोस होता है सोच के आप भी एक गलत कंपनी में। जी जी एक बात जी प्लीज प्लीज दो लफ्ज मैं कहता हूं कि देखिए पाकिस्तान के अवाम जिस तरह से माइग्रेट करके इंडिया से यहाँ आए, कत्ल गारत हुआ, कितने लाखों में हजारों में शहीद हुए, लिहाजा उनको इतना इमोशनल अटैचमेंट थी पाकिस्तान के साथ कि वो पाकिस्तान को ख़त्म होना नहीं देख सकते थे कि हम ये मजबूत पाकिस्तान बनाएं। इसलिए अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के एक मजबूत आर्म फोर्सेस, तुर्रा इम्तियाज है हमारा, हीरो हैं हमारे, उनको तैयार किया, इतनी दुनिया का बेस्ट इक्विपमेंट लेके दिया कि हमने इंडिया बड़ा दुश्मन है उसका मुकाबला करना है, न्यूक्लियर पावर बन गए, सब कुछ हुआ। लेकिन वो लोग जो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस के लिए आए थे, उनका हर माल जो करप्शन के जरिए बाहर जाता था वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पकड़ लेता था। असल में ये दुश्मन थे, इन्होंने 9 मई का तैयार करवाया, इसलिए वो बनाया नहीं जाता। इसी वजह से उसकी जो है वो इंक्वायरी नहीं कराई जाती, जुडिशियल इंक्वायरी। अगर कराई जाए तो पता लग जाएगा कौन क्या कर रहा था। ये हमें इतना बड़ा, देखिए 2 ट्रू पॉन अटैक वो पाकिस्तान के ऊपर हुआ है इनके पीडीएम की हुकूमत के आने के साथ। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हुई 16 महीने के अंदर, और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो है पाकिस्तान के अवाम की नजर में डिस्क्रेडिट कर दिया उसको। राइट, वेरी वेरी वैलिड सर, मैं आई टेक दिस अक्रॉस। आप लोगों की वजह से आर्म्ड फोर्सेस हमारी डिस्ग्रेस हो रही हैं बैरिस्टर साहब, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। इस पे आप कुछ बताएं, आप गलत कंपनी में भी फंसे हुए हैं, इस पे भी कुछ बताएं। और दूसरा, मैं आपको अलीमा साहिबा की बात सुनाना चाहती हूँ कि क्या डील हुई है दरअसल, जो ये कह रहे हैं ना कि आपके पीछे एक ताकत है, अहमद साहब ने फरमाया, वो ताकतवर एक पावरफुल डील की ऑफरिंग खान साहब को, और उन्होंने साफ उसको एब्सोल्युटली नोट कह दिया। अलीमा साहिबा ने बताया है, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। 22 तारीख दिसंबर को उन्होंने कॉल दे दी थी कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बंद कर दें। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें, मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा ये दोनों मुतालबा जब पूरे होंगे फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे। जी अकील साहब, हाउस अरेस्ट की तो पेशकश थी, तो अपने घर के कंफर्ट में जाने से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा पहले मेरे लोगों को छोड़ें। ये आपको बिलीवेबल लगता है? मतलब डील की तो तलब हो सकती है और बिल्कुल ख्वाहिश तो हो सकती है, और कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यहाँ पे अलमिया ये है कि वो चाह रहे हैं कि डील मिले उनको या डील ऑफ़र की जाए, लेकिन हुकूमत को 2 टोक मौक़िफ़ है, ना तो डील है ना डील है, और हम किसी किस्म की कोई डील ऑफ़र नहीं कर सकते उनको। हमारी लीडरशिप ने या हमारी पार्टी के लोगों ने जिस तरह अदालतों का सामना किया, और अदालतों में जाके माशाल्लाह इतना अच्छा पैनल है आपका, हम तीनों वकील हैं। अब ये पूछ के मुझे बता दें, मेरे दोनों जो हैं इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई इज़्ज़त माब दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं, अहमद अवैस साहब भी हैं, रियासत अली आज़ाद साहब भी हैं, और बड़े आज़ाद ख्यालात के मालिक हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, आई मस्ट ऐड। तो इनसे पूछें कि क्या ऐसा हो सकता है कि हुकूमत जो है कोई डील ऑफ़र करे, मावराए आइन और मावराए कानून किसी किस्म की चीज़ जो है वो बताई जाए और कहा जाए अदालतों की तरफ ना जाएं, या अदालतों का प्रोसेस हॉल्ट कर दे या उसको स्टॉप कर दे और कहे कि जी नहीं अदालतों को तो छोड़ें, क्योंकि वो हुकूमत के लिए अदालती मामलात में या अदालती काम में मदाखलत करने के मुतरादिफ होगा। हम नहीं चाहते। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल ये बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और पाकिस्तानी कौम भी बड़ी अच्छी तरह समझती है। हम क्यों किसी के काम में मदाखलत करें? नहीं तो रियासत साहब तो कह रहे हैं आप तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली पॉलिसी पे गामजन है, आपने क्लेरिकल स्टेटस कर दिया है मुल्क में सारे जजेस का। अदालतों में दोनों ने मौजूद मेहमानों ने आपके ऊपर आप ये देखें, ये तो तब होता ना जब एक फेयर स्क्वायर अदालत होती जैसे पहले थी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल इंटैक्ट होता। मुझे बताएं, क्या इन्हीं अदालतों ने इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया? दिया ना, इतने केसेस में दिया और थोक के हिसाब से दिया। अब क्या इशू है? मतलब ये समझ नहीं आ रही कि वो अब क्यों डील मांग रहे हैं। अब तो 4-5 केसेस रह गए हैं। अमेंडमेंट से पहले वाली अदालतों ने रिलीफ दिया था, जो कि वो पीटीआई समझती है कि जायज तरीन रिलीफ था। ये अमेंडमेंट, मैं बसाद एहतराम और माजरत के साथ ये अमेंडमेंट जो हुई है, अमेंडमेंट के बाद तो ये जज नहीं लगे ना, ये जजेस दे वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाउ कैन वी एक्चुअली
मेक दिस वेरी वाइड एंड फार एलिगेशंस ऑन दीज जजेस कि हम कहते हैं कि जी ये जज साहिबान जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो मेंबरान हैं वो अदरवाइज डिसाइड कर रहे हैं या को वो उनकी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की लाइन को टो करें, ये कतई ऐसी बात नहीं है। इसलिए खुदा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको गवर्नमेंट जो कमीशन था वहां पे हुकूमत की हुकूमती अरकान की अक्सरियत थी, आप लोगों ने हुकूमती अक्सरियत ने वही चूज किए, पिक एंड चूज किए ना चंद जजेस। आपने सीनियोरिटी का प्रिंसिपल भी वायलेट कर दिया। नहीं, पहले कर देते जब फाइद ईसा साहब आ रहे थे तब तो आपने नहीं किया। बिल्कुल नहीं। देखिए इसी में वो, मैं माजरत के साथ फिर देखें, मुझे लाइक्स और डिसलाइक्स पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसी में ऐसे मेंबरान भी थे, चले छोड़े मैं उसमें क्या बात करूं, लेकिन अब यहाँ पे ये है कि ये तेरा जज मेरा जज नहीं होना चाहिए। जजेस को आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए, एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। और यहाँ पे जजेस अभी यही कर रहे हैं, आइन और कानून, वेदर दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और ये दीगर सुप्रीम कोर्ट के मामलात वो देख रहे हैं या रेगुलर बेंचेस में हैं। तो ये इस तरह ना करें, जजेस को आप क्यों उसमें तफरीक पैदा करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी नहीं ये हमारे जज हैं, नहीं ये हुकूमत के जज हैं। इस तरह नहीं है। जज जो हैं वो पाकिस्तान के जज हैं, जज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो किसी भी बेंच का ऐसा क्यों ना हो, खा वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो या दीगर बेंचेस हो, आपने बनाया है ना, हुकूमती अक्सरियत ने बनाया है, इस वजह से ये बात की जा रही है। अच्छा ये पूछें इनसे कि जो नए जजेस अभी लगेंगे, दोनों मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे सीनियर्स भी हैं, इनसे ये पूछें कि जो नाम आए हैं अब जेसीपी के अंदर, और ये बिल्कुल जेसीपी के मेंबरान जो ऑपोजिशन से हैं उनकी तरफ से भी तो नाम आए हैं ना। हाँ। ये तो नहीं कहा जा सकता। तो ये कह दें कि सही बात है, ये जजेस का जो प्रोसेस है, बिल्कुल अली जफर साहब भी, बैरिस्टर गौहर साहब भी, उन्होंने भी नाम दिए हैं। हाँ। अच्छा, उनके नामों पे खासी नाला है, मतलब पीटीआई वाले खुश नहीं थे जो नाम उनकी तरफ से पेशकश उनकी थी। आप लोगों ने क्या उनको कोई ऑफर की है कुछ? क्या बैरिस्टर साहब, वकील साहब, हाउ कम देयर ऑफरिंग नेम्स एज सच जो कि पीटीआई को नहीं समझ आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ मुमासलत या लाइक माइंडेडनेस ज्यादा रखते हैं? नहीं, हम नहीं। आई थिंक जनरली देखें, हुआ ये है कि जो अच्छी रेपुटेशन रखते थे या रख रहे हैं, जो बड़े मंजे हुए वकला साहिबान है, और बाहर में तो आपको वैसे ही पता चल जाता है जिसकी कितनी प्रेजेंस है, जिसकी कितना जो है कोर्ट में अपेयरेंस है, या उसका नीश एरिया कौन सा है, स्पेशलाइजेशन किस एरिया में है। तो उन तमाम लोगों के नाम सामने आए हैं। किसी की सिफारिश पे तो किसी का कोई नाम नहीं आया। बट देन अगेन मैं ये कहूँगा ना कि ये इस बहस से ही हमें हटना चाहिए कि तेरा जज या मेरा जज। सही बात है। अच्छा, आप कहते हैं ये जजेस के ऊपर ये वाली बात नहीं, लेकिन ये जो 26वीं तरमीम पे बात थी, मैं रियासत साहब की तरफ जाने से पहले, पीटीआई के लोग थे, आपने एक हमारे पिछले गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये बात की थी कि इनके लोग खुद पेश थे और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये आप लोगों ने क्या ऑफर किया था ऐसा उनको कि जिसकी वजह से वो मतलब अपनी जमात से आप समझते हैं कि उसके अगेंस्ट जाके दे वर मोर लाइक माइंडेड विद योर पॉलिसी? क्या आपने उनको क्या कहते हैं, गिदड़ सिंगी इस स्लैंग में बोलते हैं? हमने ऑफर किसी को कुछ भी नहीं किया था। हमने ऑफर किसी को कुछ नहीं किया था और ना हम ऑफर करना चाहते थे। लेकिन ऑफ कोर्स जिसको समझ आई कि यार ये आई वांट टू बी इन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, इस पूरे मामलात को देखते हुए उन्होंने चूज किया। जो मतलब ये कोई किसी ब्रूट फोर्स से नहीं हुआ। मुझे बताएं कि ये तमाम तर वो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया आईनी तरमीम में, जो आज़ाद थे, जिनको मतलब मुबारक ज़ेब की अगर बात करें, उसको तो बेचारे को टिकट भी नहीं दिया। जी वो तो हाँ, चले हाँ, फिर उसने आके लेकिन उसको बाद में फिर पीटीआई में शामिल कर लिया। बाकी दीगर जो लोग हैं उन्होंने भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था ना। बाकी दीगर लोग जो हैं वो उन्होंने भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। बाकी जो नाम है 4-5 नाम है, आप उसको देख लें। इनकी अपनी पार्टी के नहीं, ये पीटीआई के लोग हैं ना, ये तो हमारे टॉक शोज वगैरह पे वो तो सिंबल छिनने की वजह से आजाद हो गए ना, लेकिन वैसे तो वो पीटीआई के, दे डिफेंड द पार्टी और मतलब अपनी पार्टी के साथ ही वो वापस आए। इन्होंने बयान हल्फियां भी नहीं दी थी। इन्होंने बयान हल्फियां अच्छा वो है जो बयान हल्फी से भी बच गए। चेक करवा लें, इलेक्शन कमीशन से भी चेक करा लें। हाँ तो सही है, लेकिन वो ये कि हमारे बुक्स में, मतलब हम मीडिया के बुक्स में वो पीटीआई के लोग हैं। अच्छा, मुझे ये अकील भाई से इंतहाई माजरत के साथ ये बात करने लगा हूँ, जो सिंध में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए लिस्ट गई है, उनकी रिश्तेदारी और चैम्बर और देखना, उस पर आसम महमूद ने एक कॉलम लिखा है। चूँकि वो मेरे सारे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं नहीं पॉइंट आउट करता। वो कॉलम आपने पढ़ना है और फिर आपने मुझे बताना है कि मेरिट पे कितने जजेस हैं और रिलेशन पे कितने। और दूसरी बात,
मैं ये अर्ज करता हूँ कि मंसूर अली शाह ने भी नाम उसमें भेज दिया, पीटीआई ने भी भेज दिया, तो क्या अकील भाई, क्या जुडिशल कमीशन में इनका रिकमेंडेड एक शख्स भी वहाँ पे जज तैनात हो सकता है? अगर हो जाएगा तो मैं इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि जो आप मेरे ऊपर जुर्माना करना चाहेंगे मैं उसके लिए अकील भाई तैयार हूँ, जो सज़ा देना चाहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। नाम भेजने से नहीं होगा। बात यह कि जिस जुडिशल कमीशन ने तैनात करना है वहाँ पे कितनी मेजॉरिटी। अब मैं समझता हूँ कि एक वक्त था जब जाले जजेस के हवाले से एक जजमेंट आई थी, जब प्राइम मिनिस्टर विद कंसल्टेशन ऑफ जो चीफ जस्टिस होता था जजेस लगाते थे, फिर उस पर एक जजमेंट आई कि क्या वो कंसल्टेशन मीनिंगफुल होगी, बाइंडिंग होगी, नहीं होगी। उसके बाद फिर 18वीं तरमीम आई, फिर ये जुडिशल कमीशन आया, तो उस वक्त ऐसे भी जजेस लगाए गए थे जिनके ऊपर अपने सियासी केसेस थे और एक तरफ वो कोर्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके केसेस में आवाज पड़ रही थी। और दूसरी बात, आज भी अगर मुझे बताएं कि अब क्या अदलिया का इस जुडिशल कमीशन के अंदर कोई 1% रोल है सिवाय कि उस बैठक के अंदर वो बैठे और वहां से मेजॉरिटी में एग्जेक्टिव के वोट से जजेस बन जाएं और वो जजेस सामान फॉर्मेलिटी पूरी करके उठ के आ जाएं? क्या इससे ज्यादा अगर अकील भाई उनका कोई रोल है तो मैं भाई के ऑफिस आ जाऊंगा या भाई मेरे पास आ जाएगा, हम वहां पे इस पे डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूं कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया जज साहिबान और उसके साथ साथ दूसरी बात है लिस्टें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने भी दी नहीं है और दीगर जज साहिबान ने भी दी है। मैं बिल्कुल अकील भाई इससे तो मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर उनका रिकमेंडेड एक शख्स जुडिशरी की तरफ से रिकमेंडेड चैलेंज दोबारा फेंका है, हाँ, तो फिर आपने मुझे अकील भाई मैं भी इधर हूँ आप भी इधर है और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पे रहेगा। अब अहमद अवैस साहब शर्त के खाने में हमें ना भूल जाइएगा जी, जिसने भी खिलाना हो। सिर्फ लिटमस एक लाइन, सिर्फ लिटमस टेस्ट जो है बिल्कुल सिंपल कि अगर ये कहते हैं कि जज आज भी आज़ाद हैं और जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, हमारे अंगूठे के नीचे नहीं है, तो 12 जुलाई की जजमेंट जो है वो तो मेजॉरिटी जजमेंट क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुई? वो कहाँ पड़ी हुई है? कहाँ पड़ी हुई है वकील साहब? फुल कोर्ट बैठा था सुप्रीम कोर्ट का। फुल कोर्ट पे हमने फर्दर अमेंडमेंट की है और इलेक्शन आर्टिकल 189 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसके तहत यह है कि जजमेंट ऑफ द सुपीरियर कोर्ट जी अकील साहब मुश्किल पोजीशन में, वो भी बता दें। आखिरी कमेंट अकील साहब आपका, वाइंड अप करना है फिर जी, आखिरी योर लास्ट वर्ड प्लीज अकील साहब, यू आर इन अ फिक्स टुडे। नहीं, मैं तो अपने दोनों भाइयों से उस तरह मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं। 12 जुलाई की जजमेंट के वेयरअबाउट्स बता दें चलें आखिर में। एक आखिरी बात देखें, 12 की जजमेंट्स के वेयरअबाउट्स हैं, जजमेंट उधर ही है। हमने रीइटरेट किया, हमने बताया कि ये आपने जो इसकी तशरीह की है ना, आपके पास पार्टी है। चलें, आई हैव टू वाइंड, वही जजमेंट बिल्कुल खत्म है टाइम। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन।